हेलो एवरीवन, दिस इज करण इन फ्रंट ऑफ यू वंस अगेन। देखिए, आज आपके सामने लेकर आया हूं ओम्स लॉ, क्लास 10th का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ओम्स लॉ। तो आज हम ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कंटिन्यूटी में वीडियोस तो आ ही रहे हैं, आप देख रहे होंगे। जनरली यू आर वेरी फैमिलियर टू द करंट। करंट आपने पढ़ लिया, इट इज नथिंग, इट जस्ट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर और थ्रू अ कंडक्टर। तो सिंपल सी बात यह है कि वी हैव दैट लॉ। देखिए, आपको मैं एक बात बता दूं कि मान के चलिए दिस इज व्हाट, लेट सपोज व्हाई दिस ओम्स लॉ इज एक्चुअली ड्राइव्ड। सिंपल है ना, लॉ तो मैं समझा ही दूंगा, ऑब्वियस सी बात है, लॉ इज नथिंग, मैं सिंपल शब्दों में समझा दूंगा। लेकिन दिस कम विद मी एक्चुअली व्हाट आई वांट टू टेल यू। मैं बताना क्या चाह रहा हूं यार, ये समझिए। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि क्या है और क्यों है ना। तो सपोज दैट दिस इज योर कंडक्टर एंड द करंट इज फ्लोइंग इन दिस कंडक्टर। मेरे को एक बात बताइए, क्या करंट अपने आप फ्लो करता है? क्या करंट अपने आप फ्लो करता है? नहीं, इट विल नेवर हैपन। फॉर फ्लोइंग दिस करंट, करंट इसमें फ्लो करे उसके लिए आपको इसको एक सोर्स से कनेक्ट करना पड़ता है। समझ में आई मेरी बात? समझ में आई? और ये जो सोर्स होता है, इट इज अ बैटरी, यू कैन से इट इज अ बैटरी। ये जो सोर्स है इसका कोई ना कोई वोल्टेज होता है। क्या होता है भाई? लेट सपोज 10 वोल्ट की बैटरी है, लेट सपोज 10 वोल्ट की बैटरी है। ये जो वोल्ट है ना यार, ये वोल्टेज कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस, क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज नथिंग, इट इज जस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये वो पोटेंशियल डिफरेंस है, जैसे ही आप इस कंडक्टर को इस बैटरी से कनेक्ट कर देते हो, तो जो एंड कंडक्टर का इसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, और जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है वो कंडक्टर का एंड नेगेटिव हो जाता है। इस टर्मिनल को मैं हाई पोटेंशियल टर्मिनल भी कहता हूं, और इस नेगेटिव वाले को मैं लो पोटेंशियल भी कहता हूं। दैट इज वेरी फाइन। और ये इसी वजह से मैं यहाँ पे, ये भी क्या हो जाएगा? हाई पोटेंशियल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? लो पोटेंशियल। और you know the mechanism of electron when it is connected, or mechanism of electron inside the conductor when it is connected to the battery. तो this is that case actually simple, है ना। मैं आपको कुछ और बताना चाह रहा हूँ, वो मैकेनिज्म हम यहाँ पे नहीं पढ़ना चाह रहे। बस आप ये समझ लीजिए, लो हो गया, ये हाई हो गया, तो आपको पता ही है कि इसमें इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या, नेगेटिव नेगेटिव में देयर विल बी रिपल्शन, पॉजिटिव नेगेटिव विल अट्रैक्ट ईच अदर। सिंपल। तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। और आपको मालूम है, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज जस्ट अपोजिट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, दैट इज वेरी फाइन। तो जो आपका करंट है इधर फ्लो करेगा, और सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन से इधर मूव करेंगे, दैट इज वेरी फाइन। तो सिंपल सा फंडा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, क्या ये करंट इस बैटरी पर डिपेंड नहीं करता? समझ रहे हो? ये क्या, ये करंट इस बैटरी पर डिपेंड नहीं करता? अगर मैं कम वोल्ट की बैटरी लगा दूंगा तो क्या करंट सेम रहेगा? अगर मैं वोल्ट बढ़ा दूंगा, यानी बैटरी का जो पावर है या वोल्टेज है उसके अंदर जो भी है, अगर मैं सप्लाई कह सकता हूं इस तरीके, इसको जो सप्लाई है, जो बैटरी से मैं किसी कंडक्टर को दे रहा हूं, अगर मैं उसको बढ़ा दूं तो क्या करंट इफेक्ट नहीं होगा? होगा, है ना। आपको भी समझ में आता होगा कि बैटरी में ज्यादा पावर है तो आपको देखोगे कि ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है, और बैटरी में कम वोल्टेज है तो वो कम करंट फ्लो करा रहा है। जैसे जनरली आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो ये तो बात समझ में आती है, देयर इज समथिंग कि आप अगर इसको चेंज करते हो तो आई विल गेट चेंज, दैट इज वेरी फाइन। एंड यू कैन ऑब्जर्व दिस एट योर होम। सिंपली यू कैन हैव अ बैटरी। आप एक बैटरी ले सकते हो, और आप सिंपल कुछ वायर से ले सकते हो, एक बल्ब लगा सकते हो, एलईडी बल्ब, तो आप देखो उसका ग्लो देख सकते हो, सिंपल। और आप एक एमीटर कनेक्ट करके भी देख सकते हो। एक एमीटर कनेक्ट कर लो, लेट सपोज यहाँ पे आपने कोई एमीटर कनेक्ट कर लिया, यहाँ पर कोई आपने एमीटर कनेक्ट कर लिया, तो होगा क्या? सिंपल, आपके पास पहले 10 वोल्ट की बैटरी थी, तो यहाँ पर कोई करंट की रीडिंग आएगी, यहाँ पर कोई करंट की, लेट से यहाँ पे करंट 2 एम्पियर आया, लेट से यहाँ पे करंट कितना आया? 2 एम्पियर। अब मैंने क्या करा, इस 10 वोल्ट को बदल के 20 वोल्ट कर दिया। क्या कर दिया? 20 वोल्ट। तो यहाँ पर आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि करंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात भी आ रही होगी कि ये 2 है तो मैं इसको 4 कर दूं, क्योंकि इसको डबल कर दिया तो इसको भी डबल कर दिया।
है ना, अच्छी बात है, आ रही होगी, ठीक है। लेकिन इसी बात को ये जो 4 होगा कि नहीं, भाई बढ़ाना ही तो है। अगर आपने इसको बढ़ाया तो करंट बढ़ना चाहिए, सिंपल। क्या होना चाहिए? करंट बढ़ना चाहिए। तो करंट बढ़ेगा कैसे, वही तो हम जानना चाह रहे हैं। तो बढ़ने का मतलब तो ये भी है कि ये 3.5 हो जाए तो भी बढ़ गया। बढ़ने का मतलब तो यही है ना कि 2 से ज्यादा हो जाए। क्या हो जाए? 2 से ज्यादा हो जाए। और 2 से तो ज्यादा भाई 3.5 भी है ना। तो ये हाउ दिस करंट विल बिहेव व्हेन यू चेंज दिस बैटरी, आर यू गेटिंग? हाउ द करंट फ्लोइंग इन दिस कंडक्टर विल चेंज व्हेन यू चेंज दिस बैटरी एक्चुअली, दैट वी विल नो बाय दिस लॉ। समझ में आ रही है मेरी बात? ये बैकग्राउंड बनाना पड़ता है यार, वही मैं काम कर रहा हूं। तो आप अगर इस बैटरी को बदल दोगे तो इस करंट पर क्या फर्क पड़ेगा, और ये करंट पर फर्क पड़ेगा तो ये अगर बढ़ेगा, अगर ये बढ़ेगा तो किस तरीके से बढ़ेगा, या फिर आप बैटरी को कम करते चले जाओ वोल्टेज को तो ये कम होगा तो किस तरीके से कम होगा। इट इज गिवन बाय दिस लॉ, इट इज गिवन बाय दिस लॉ। समझ में आ गई मेरी बात? तो अब हम लॉ की तरफ आते हैं, पूरी बात करते चलते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस वेरी वेल। और समझ में आ रहा होता है यार, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। और मैं आगे की बात बताता हूँ, है ना। पढ़ने पर ध्यान देना होता है, लाइक तो कर ही दोगे जब अच्छा लगेगा, तो अब इसी बात है। तो जरा देखिए, तो व्हाट इज दिस ओम्स लॉ एक्चुअली। देखिए, कोई भी जब हम नियम पढ़ते हैं उसकी कुछ अपनी कंडीशंस होती है ना, उसके अंदर कुछ कंडीशंस होती हैं। आप कभी भी कुछ लॉज पढ़ोगे तो देखिए, जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा 9th क्लास में, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या था? इट इज एप्लीकेबल व्हेन द सिस्टम इज आइसोलेटेड। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या था? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज नथिंग, ये कोई बॉडी चल रही है, ये दो बॉडी चल रही है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ये u वेलोसिटी से चल रही है, v वेलोसिटी से चल रही है, और इसका मोमेंटम फिर m1u हो जाएगा, इसका m2v हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? ये अब ये ऐसे एक ही डायरेक्शन में चल रही है। लेट्स से u इज मोर देन v। अगर आप मान लो कि u v से ज्यादा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं टकराव होगा। सपोज दैट ये वाली कंडीशन है, ये वाली कंडीशन, लेट से ये आपके पास क्या है, ये मतलब ये मास m1 है, ये मास m2 है, ये दोनों मूव कर रही हैं, ये एक वेलोसिटी से, एक वेलोसिटी से। अगर पीछे वाले की आगे वाले से वेलोसिटी ज्यादा रहेगी तो टकरा जाएंगे, एक बार टकराएंगे कि नहीं? टकराएंगे कि नहीं बोलो? आगे वो भी चल रहा है लेकिन टकरा जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? ऐसे टकरा जाएगा। नहीं आई? देखो दोनों चलेंगे, टकरा गया। समझ में आई? तो ये क्या कर जाएगा? तो इस तरीके से मैंने इस वेलोसिटी को ज्यादा माना तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, एक इनमें कोलिजन हो जाएगा, तो एक इंटरमीडिएट स्टेज आएगी, आ गई। लेकिन आफ्टर दिस कोलिजन होगा क्या? आफ्टर दिस कोलिजन क्या होगा? अगर मैं एक सिस्टम, कब ये काम करता है? जब सिस्टम आइसोलेटेड हो। आइसोलेटेड सिस्टम होता है तो हो क्या जाता है, सिंपल आप समझिए कि ये दोनों टकराएंगे, ये दोनों टकराए, ये दोनों टकराएंगे तो फिर आपस में क्या है, वेलोसिटीज का इंटरचेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? वेलोसिटीज का इंटरचेंज हो जाता है। हम ये चीज पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन मैं आपको जनरली बता दे रहा हूं कि जो वेलोसिटीज है वो चेंज हो जाएंगी। लेट्स से इसकी u थी तो इसकी अब मैं भी कर दूंगा, इसकी u कर दूंगा, मास विल रिमेन सेम। तो यहां से क्या मिलेगा मेरे को? m1v मिल जाएगा, m2u मिल जाएगा। समझ में आ रही? आइसोलेटेड सिस्टम, सिंपल केस की बात कर रहा हूं, वेरी सिंपलेस्ट केस। तो यहां पर क्या होता है, जो बिफोर कोलिजन, ये बिफोर कोलिजन तो ये रहा, ये बिफोर कोलिजन हो गया, ये आफ्टर कोलिजन हो गया। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, द मोमेंटम इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स कंजर्व्ड। इसका मतलब ये हो गया m1u प्लस m2v विल बी इक्वल टू m1v प्लस m2u। समझ में आ गई? ये होता था। तो देयर आर सर्टेन कंडीशंस फॉर अ पर्टिकुलर लॉ, है ना। तो हम ओम्स लॉ पर आते हैं। किस पर आते हैं? ओम्स लॉ पर आते हैं, ठीक है। जरा समझिएगा इसको, है ना। तो इसकी भी कुछ कंडीशंस होंगी, इसकी भी कुछ कंडीशंस होंगी भाई, समझ रहे हो ना यार। देखो सर्दी लगी होती है तो उस हिसाब से मैं थोड़ा उसी हिसाब से आता हूँ। तो सर्दी में थोड़ा ऐसा नहीं कि लग कैसा है, समझ पढ़ाई पे ध्यान देंगे ना। तो जरा देखो, तो ओम्स लॉ की भी कुछ कंडीशंस हैं। ओम्स लॉ आया क्यों, मैंने अभी आपको बताया, बैटरी से कनेक्ट करके I और V का रिलेशन बताता है। ओम्स लॉ क्या देता है? इट गिव्स यू अ रिलेशन बिटवीन I and V. I is what? Your current, and V is what? Potential difference.
इन दोनों के बीच में संबंध बताता है, रिलेशन बताता है। कौन? ओम्स लॉ। संबंध का मतलब है हाउ करंट विल वेरी ऑन वेरिंग द वोल्टेज, हाउ करंट विल वेरी ऑन वेरिंग द वोल्टेज। इफ यू चेंज दिस V देन हाउ करंट विल चेंज, ये हम समझना चाहते हैं और इट इज गिवन बाय दिस ओम्स लॉ। तो V को चेंज करने पर I कैसे बदलेगा वही इस ओम्स लॉ में बताया जा रहा है। और अब मैं यही आपको बताता हूं। तो ये ओम्स लॉ बता क्या रहा है, सुन लीजिए। ओम्स लॉ क्या कह रहा है? ओम्स लॉ कह रहा है, ओम्स लॉ कह रहा है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इसका मतलब जस्ट रिमेंबर द थिंग, यहाँ पे आइए समझिए मेरी बात। ये आपके पास एक कंडक्टर है, ये आपके पास एक कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। ये लो मैंने बैटरी से भी कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है। और इसका वोल्टेज V है, इसका वोल्टेज V है। तो करंट फ्लो कर रहा है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब जरा सुनिए, ये करंट फ्लो कर रहा है ना, तो ये क्या कह रहे हैं, ये है लॉ, ये क्या है, लॉ है। लेकिन अभी मैंने कंडीशन नहीं बताई, बताऊंगा, है ना। तो जरा देखिए ये क्या कह रहे हैं, द करेंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, इधर देखिएगा जरा ध्यान से, द करेंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर और करेंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। आई बात समझ में? इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल क्या है भी, यही वाला आ जाता है, यही वाला आ जाता है। इस कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है ना, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई। समझ में आई? नहीं आई? समझ में आई ना? द करेंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द कंडक्टर। समझ में आई मेरी बात? दैट इज वेरी फाइन। तो करेंट इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। समझ में आ गई? तो सिंपल, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, करंट फ्लोइंग इन एनी कंडक्टर or current flowing through any conductor is directly proportional to the potential difference developed across the conductor। आगे बात समझ में हो गया। लेकिन बोला सर आप तो अभी कह रहे थे कंडीशन होती है, कंडीशन होती है, आप लोग कंडीशन की बात ही नहीं करी। बोला करूंगा ना यार, थोड़ा रुको तो सही। हाँ तो अब मैं बात करता हूँ, चलो लॉ तो समझ में आ गया, लेकिन when will be this applicable, when will be this applicable, ये कब एप्लीकेबल होगा भाई? ये तो it is applicable when the physical conditions are constant, जब फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट होती हैं तब ये ओम्स लॉ वैलिड रहता है। बात समझो, खुले शब्दों में बात कर रहे हैं अपन ना, आई वी के डायरेक्ट रिलेशन में रहेगा। कब? जब आपकी फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट। फिजिकल कंडीशंस क्या सर? फिजिकल कंडीशन मेरे को नहीं समझ में आता। अरे तो रुक तो सही, समझ में आई? फिजिकल कंडीशन का मतलब है सपोज दैट योर टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर हो गया, स्ट्रेन हो गया, प्रेशर हो गया, एक्सेट्रा। ये आपकी कुछ फिजिकल कंडीशंस होती हैं, टेम्परेचर, स्ट्रेन एंड प्रेशर। आप टेम्परेचर को पकड़ लीजिए, ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, सिंपल 10th की बात करेंगे। अगर आपका कहीं पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर आपका कहीं पर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आपका ओम्स लॉ वैलिड है। समझ में आ गई मेरी बात? आपका ओम्स लॉ फॉर एग्जांपल, चलिए समझिए, समझ में आई? कब वैलिड होगा? जब आपकी फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट रहेंगी तभी ओम्स लॉ वैलिड रहेगा। देखिए मैं आपको इसको ऐसे समझाता हूं, जरा समझने की कोशिश करिएगा। ओम्स लॉ क्या दे रहा है, समझ में आ रहा है? इट इज गिविंग यू अ रिलेशन बिटवीन आई एंड वी। तो मान के चलिए सपोज दैट, अच्छा इधर एक और चीज देखिए, ये जो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है ये समझिए। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब ये है, इफ यू इंक्रीज दिस V then I will also get increase in equal proportion। in equal proportion मतलब अगर V को आप डबल कर दो, तो I भी डबल हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात? और अगर आप V को हाफ कर दो तो I भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। खुले शब्दों में मैं बात कह रहा हूं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इसका मतलब जैसे जैसे आप V को इंक्रीज करोगे उसी हिसाब से I इंक्रीज हो जाएगा। और ऐसे भी कह सकता हूं, जैसे जैसे आप V को डिक्रीज करोगे वैसे ही I भी डिक्रीज होता
चला जाएगा। जिस तरीके से आप इसके साथ छिड़कानी करोगे, उस साथ जुड़वे वाला पिक्चर देखिए, जुड़वा 2 मूवी आई थी, एक के गाल में मारता तो दूसरे के में अपने आप पड़ता, पड़ा पड़ा एकदम इधर चला गया, दूसरा उधर दूसरी जगह पे था, फिर भी उसको फील हो गया ना। तो ये वही सीन है, सिंपल है ना, कि क्या है ना, देखो जिस तरीके से इसको छेड़ोगे ये अपने आप छिड़ जाएगा। समझ में आई? आपने इसको छेड़ा, ये अपने आप, समझ में आई ना मेरे? इसमें थप्पड़ मारा तो इसमें भी पड़ गया। मतलब कहने का ये है, इसको कम कर रहे हो तो ये भी उसी हिसाब से कम होगा, उसी हिसाब से। मतलब अगर इसको हाफ करा तो ये भी हाफ हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अच्छा, लेकिन मैंने बोला ना ये वैलिड कब है ये पूरा केस? ये वैलिड तभी है जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, जब टेम्परेचर प्रेशर स्ट्रेन। अब टेम्परेचर पकड़ लीजिए केवल, है ना। टेम्परेचर आप लिख दोगे ना, व्हाट इज ओम्स लॉ आ गया पेपर में, तो व्हाट यू हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट द कांस्टेंट टेम्परेचर current flowing in the conductor is directly proportional to the potential difference across the conductor। समझ में आ गई? क्लियर हो गई? इस तरीके से आप लिख देना, ठीक है। आगे चलो। तो जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, कि मुझे बताइए, मुझे एक बात बताइए कि ये आपके पास एक कंडक्टर है, ये यहां पर मैं बैटरी कनेक्ट कर दे रहा हूं, ये लो, ये यहां पर मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी भाई, है ना। और इसका V है वोल्ट, ठीक है। और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो I फ्लो कर रहा है, ठीक है भाई। लेट्स से दिस इज I1 एंड दिस इज V1, लेट्स से दिस इज I1 एंड दिस इज V1। अच्छा, यहां पर जो टेम्परेचर था वो 20 डिग्री सेल्सियस था, यहां पर जो टेम्परेचर था वो क्या था? 20 डिग्री सेल्सियस था। अच्छा, तो मैंने क्या किया, जब मैंने क्या किया, मैंने थोड़े समय बाद मैंने क्या करा, ये बैटरी को बदल दिया। क्या कर दिया? बैटरी को बदल दिया। अब मैंने बैटरी जो है V1 की बजाय V2 वोल्ट की कर दी। क्या कर दी? V2 वोल्ट की कर दी। क्या कर दी भाई? V2 वोल्ट की कर दी। यानी V2 जो किया मैंने वो इसका डबल कर दिया। क्या कर दिया? 2V1 कर दिया। क्या कर दिया? 2V1 कर दिया। और यहां पर I1 तो पहले से था, तो जो I2 है आपको बताना है। समझ में आई मेरी बात? मैं क्या कह रहा हूं, आपके पास पहले ये था 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था यहाँ पे। अब मैं ये कह रहा हूं कि जब थोड़ी देर बाद मैंने क्या किया, इस बैटरी को बदल दिया, बैटरी को मैंने वोल्ट 2 कर दिया, यानी 2 वोल्ट मतलब ऐसी बैटरी लगा दी जिसका जो वोल्टेज है वो इसका डबल है। क्या है? इसका डबल है। तो मेरे को बताइए इसमें जो करंट फ्लो होगा वो कितना होगा? तो समझ में आ रहा होगा कितना होगा? बताइए। अभी मैंने बताया ना, अगर आप V को डबल करोगे तो I भी डबल हो जाएगा, है ना। बताया ना, बताया कि नहीं? तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे I2 क्या हो जाएगा? I2 विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ I1। यही तो हो जाएगा ना, यही तो हो जाएगा। आप सब यही सोच रहे होंगे, है ना। तो जरा समझिए, मैं आपको एक बात बता देता हूं। देखिए, अभी हम ऐसा नहीं कह सकते। इसलिए क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उसने हमें बताया नहीं कि इस जगह पर भी टेम्परेचर सेम है, इस जगह पर भी टेम्परेचर सेम है। अगर वो कह देता एट कांस्टेंट टेम्परेचर या एट 20 डिग्री टेम्परेचर, एट 20 डिग्री सेल्सियस, या फिर एट द सेम टेम्परेचर, है ना। क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं ना, एनवायरमेंट में आप कर रहे हो। एनवायरमेंट में कहीं आप मान के चलो आप यहाँ पे थे, मान के चलो अभी सर्दी है ना, तो अभी आप यहाँ पे हो, लेकिन राजस्थान की साइड चले जाओ तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। गेटिंग और नॉट? तो मैंने मान के चलो यहाँ पे बैटरी V1 थी, अब राजस्थान चला गया। कहां चला गया? राजस्थान चला गया। और राजस्थान चला गया तो मैंने बैटरी तो डबल कर दी, बैटरी तो 2V1 कर दिया, लेकिन करंट कैसे इफेक्टेड होगा ये थोड़ी ना बता पाऊं, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर बदल चुका है। करंट इफेक्टेड रहेगा, ये बात पक्की है कि करंट तो बदलेगा, लेकिन किस तरीके से बदलेगा वहां पर वो ओम्स लॉ में नहीं लगा पाऊंगा, क्योंकि टेम्परेचर बदल गया, क्योंकि टेम्परेचर बदल गया। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि वहां पर भी टेम्परेचर सेम है, तो फिर मैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कह दूंगा कि I2 डबल हो जाएगा, क्योंकि आपने V को डबल कर दिया है। बोलो, बात समझ में आ गई? मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप कर लोगे कि नहीं? बोलो, कर लोगे ना? तो ठीक है, ये रिमेंबर द थिंग, इट शुड बी मेंशन देयर द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट मेंशन होना चाहिए। समझ में आ गई? अच्छा, ठीक है। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, ऐसे कंडक्टर जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं वो ओमिक कंडक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर कौन है? कंडक्टर्स विच ओबे ओम्स लॉ। जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं वो ओमिक कंडक्टर कहलाते हैं। तो नॉन ओमिक कौन कहलाएंगे भाई?
नॉन ओमिक कौन कहलाएंगे? समझ में आ रहा होगा आपको? नॉन ओमिक कौन कहलाएंगे बोलो? नॉन ओमिक वो कहलाएंगे जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे, जो ओम्स लॉ को नॉन ओमिक कंडक्टर्स डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। तो इनके एग्जांपल्स भी देख लो थोड़े से, है ना। तो जो कंडक्टर्स होते हैं इसमें तो आपके सारे मेटल्स आ जाएंगे, मेटल्स जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, और आपका गोल्ड हो गया, और यानी और आपका सिल्वर हो गया, एटसेट्रा, है ना। ये सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, कॉपर इज द सेकंड बेस्ट कंडक्टर, ये सब आपको मालूम होगा, ये पीछे की क्लास होती है। अब आगे का ये देखिए, और इसके एग्जांपल आपके सारे जो सेमीकंडक्टर्स वगैरह होते हैं ना, सेमीकंडक्टर्स आगे इसमें, मतलब सेमीकंडक्टर से रिलेटेड आपकी एलईडीज वगैरह, एलईडीज हो गए, ट्रांजिस्टर्स हो गए, ये सब नॉन ओमिक होते हैं। इनमें जो करंट का इंक्रीमेंट होता है इट इज नॉट लीनियर, इट इज नॉट लीनियर। लीनियर का मतलब कि आप अगर V को डबल करते हो तो I डबल नहीं होगा, वहां पे हो सकता इंक्रीज होगा लेकिन वो अलग तरीके से इंक्रीज होगा। उनका जो कर्व आता है वो लीनियर नहीं आता, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहते। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों रहेंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे ही नहीं क्योंकि वो ओम्स लॉ को ओबे करते ही नहीं। समझ में आ गई मेरी बात? क्लियर हो गई? अच्छा, तो इतना आपको समझ में आ गया, तो मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूं, ठीक है भाई, जरा समझिएगा मेरी बात को। तो जरा इधर देखिए, अभी हमारे पास आया था I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यही तो आया था। I इज व्हाट? I इज करंट फ्लोइंग इन कंडक्टर, एंड V इज व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर। ठीक है, इस बात को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, देखो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बस इधर उधर ही तो कर दिया। जैसे मान के चलो x की वैल्यू 2 है तो 2 इक्वल टू एक्स भी तो लिख सकता हूँ, या फिर ऐसे ले लो x इक्वल टू वाई है तो y इक्वल टू एक्स भी तो लिख सकता हूँ। समझ में आई मेरी बात? तो इसी तरीके से अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y लिख सकते। समझ में आ गई? तो इसी तरीके से मैंने क्या कर दिया, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i कर दिया, क्योंकि अब वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जब कभी भी कोई प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है? कांस्टेंट। तो जैसे ही मैंने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया, यहाँ पे एक कांस्टेंट आया, दैट इज r। क्या आया? r। ये r क्या है यहाँ पर? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या है भाई r? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। r क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। r प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। समझ में आ गई? तो ये आपके पास हो गया, आपके पास फॉर्मूला क्या आ गया? V इज इक्वल टू आई आर। या आपके पास फॉर्मूला आ गया, दिस इज योर ओम्स लॉ, दिस इज योर ओम्स लॉ। व्हाट इज दिस R? व्हाट इज दिस R? R इज नथिंग, इट इज द रेजिस्टेंस। एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन, रेजिस्टेंस इज नथिंग, सिंपल सी बात है, जब कभी ये कोई कंडक्टर है, कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, बैटरी तो कनेक्टेड करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। कोई करंट कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है ना, तो सिंपल सी बात ये है कि जो करंट फ्लो करता है ना, करंट के पाथ में और फ्लो में जो रुकावटें उसको मिलती हैं उनको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो द अपोजिशन ऑफर्ड in the flow of current inside the conductor is known as resistance, is known as resistance. Resistance is nothing, ये अपोजिशन होती है, ये रोकती है करंट को फ्लो होने से। समझ में आ रही है? जैसे जनरल लाइफ में कुछ लोग होते हैं, मतलब किसी को आगे बढ़, दूसरे लोग आगे बढ़ने कहाँ देते हैं आजकल, सब टांग खींचने वाले होते हैं। ऐसे ही कंडक्टर के अंदर भी एक रेजिस्टेंस होता है जो कि करंट को फ्लो नहीं होने देता है ना। तो जिसमें ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उसमें करंट फ्लो कम होगा। समझ में आ रही है? और जिसमें कम रेजिस्टेंस होगा उसमें ज्यादा करंट फ्लो होगा। सिंपल। समझ में आ गई? तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन ऑफर्ड इन द फ्लो ऑफ करंट इनसाइड द कंडक्टर। समझ में आ गई? कंडक्टर के अंदर करंट के फ्लो में जो रुकावट आ रही है उसी को हम रेजिस्टेंस कह रहे हैं। रेजिस्टेंस को हम आगे और भी पढ़ेंगे, अभी हम थोड़ा सा इसका आपको दे रहे हैं बस। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए, यहां से एक और चीज बता रहा हूं आपको, जैसे ये फॉर्मूला आ गया V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। तो यहां से मैं अगर I निकालूं तो I इज इक्वल टू V अपॉन R।
जो अभी मैंने बोला वो मैं यहीं से दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो मान के चलो अगर V कांस्टेंट कर दूं, एक ही बैटरी लगा रखी है मैंने, बैटरी को बदला नहीं, बैटरी को मैंने बदला नहीं, बैटरी को मैंने बदला नहीं। अगर मैंने बैटरी को बदला नहीं तो इसका मतलब V कांस्टेंट हो गया, और V कांस्टेंट हो गया तो I को जब देखिए यहाँ पे मैंने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया था तो कांस्टेंट आया था। अब अगर मैं कांस्टेंट को हटाऊंगा तो वापस यहाँ पे भी तो जा सकता हूँ। अब इस केस में मैंने V को कांस्टेंट कर दिया, V को कांस्टेंट कर दिया तो इस V को हटाकर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन भी चला सकता हूँ, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। और इसका मतलब होता है I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर आप R को इंक्रीज करोगे, अगर आप R को इंक्रीज करोगे तो I क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है, अगर आप R को इंक्रीज करोगे, जिस तरीके से आप R को इंक्रीज करोगे उसी तरीके से ये डिक्रीज हो जाएगा उल्टा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने R को क्या कर दिया, डबल कर दिया, अगर R को आपने डबल कर दिया तो ये हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। बात समझ में, उल्टा काम करेगा ये, क्या करेगा। और अगर आपने R को हाफ कर दिया, मतलब R को कम कर दिया तो I बढ़ जाएगा, यानी अगर R को हाफ करा है तो I आपका डबल हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई। अब कोई आपसे पूछ ले कि कोई कंडक्टर है, कंडक्टर में मैंने रेजिस्टेंस को 3 टाइम्स कर दिया, रेजिस्टेंस को मैंने 3 टाइम्स कर दिया, तो बताइए करंट कितना होगा। समझ रहे हो, इसको मैं हटाता हूं थोड़ा सा, आपसे मैं पूछता हूं फिर। जैसे वो क्या कह रहा है कि मान के चलो कि कोई कंडक्टर है, क्या है, कोई कंडक्टर है, ठीक है, इसका कोई रेजिस्टेंस है R, और इसमें कोई करंट फ्लो करा दिया मैंने I, ठीक है। अब समझना मेरी बात। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर इस रेजिस्टेंस को मैं 3 टाइम्स कर दूं, क्या कर दूं, R डैश बराबर 3R कर दूं, यानी 3 टाइम्स कर दूं, तो बताइए ये जो I है, I कितना हो जाएगा। तो आपको मालूम है अगर आप रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हो यानी 3 गुना बढ़ा दिया आपने, क्या कर दिया, 3 गुना बढ़ा दिया, तो ये कम होना चाहिए। कम कितना हो जाएगा, तो जो आपका I डैश आएगा वो आएगा 1/3 इंटू R, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि अगर R को डबल कर दिया, यानी R को डबल कर दिया तो R डैश क्या हो गया, 2R हो गया। R को डबल कर दिया, इसको डबल कर दिया तो 2 इंटू R हो गया, R प्लस R 2R। समझ में आई। तो R को 2R कर दिया तो जो I है वो हाफ होगा, बताया ना मैंने अभी, I है हाफ होगा, तो I हाफ का मतलब ये 2 का उल्टा ही तो हो गया, I डैश इक्वल टू ये, यही तो हो गया। तो सिंपल वो 3 टाइम्स बोले तो आपको 1/3 इंटू, सॉरी R नहीं I, क्योंकि I की बात हो रही है ना, 1/3 इंटू I। अगर वो 4 टाइम्स कह दे तो क्या हो जाएगा 1/4 इंटू I। अगर 5 टाइम्स कह दे तो क्या हो जाएगा 1/5 इंटू I। अच्छा ये तो एक बात होगी बढ़ाने की। अगर वो बोले कि आपने R को कर दिया 1/3R, क्या कर दिया 1/3R, अब उल्टा हो जाएगा, अब इसने 3 गुना कम कर दिया है, क्या कर दिया 3 गुना कम कर दिया है, तो जो I डैश आएगा वो 3 गुना बढ़ जाएगा, यानी 3 टाइम्स ऑफ I हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ I। ऐसे इस तरीके से अगर इसने 1/4R कर दिया है तो आपका I डैश क्या हो जाएगा 4I हो जाएगा। समझ में आ रही ना, सिंपल बात है। अगर R बढ़ेगा तो I कम हो जाएगा, और R कम होगा तो I बढ़ जाएगा। समझ में आ गई, तो ये क्लियर बात हो गई होगी। मैं इसको आगे चलता हूँ, ठीक है। तो ये बात क्लियर होगी। इसका थोड़ा सा मैं आपको ग्राफ और दे देता हूँ, ग्राफ और बता देता हूँ, फिर मैं इसको खत्म करता हूँ, ठीक है। फिर आगे काम कल करेंगे, क्योंकि टाइम भी 2 बज गए, 2 से ज्यादा बज गए, तो कल करेंगे, क्योंकि सोना भी तो होता है भाई, कॉलेज भी जाना होता है, सब काम करने होते हैं ना। तो ग्राफ बिटवीन I एंड V एज पर ओम्स लॉ, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। सिंपल, आपको करना कुछ नहीं है, आप ये समझ लीजिए, क्या समझ लीजिए, ये समझ लीजिए आपके पास इससे मैंने क्या निकाल के दे दिया, V इक्वल टू IR दे दिया है ना। तो यहां से R निकालूंगा तो क्या आएगा V अपॉन I। ये तो बात समझ में आई, ठीक है, क्योंकि R है, I को नीचे ले गया, बस ये कर दिया, ठीक है। अच्छा आपको एक चीज और नहीं बताई मैंने, है ना, जैसे V इज इक्वल टू IR निकाला, तो जो R होता है ना, R की यूनिट होती है ओम, R की ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम। इसका सिंबल होता है ओमेगा, क्या होता है, ओमेगा। आपको करंट की तो मालूम ही होगी, करंट की एम्पियर होती है, A सिंबल होता है, और V की वोल्ट होती है, और V सिंबल होता है, ये तो आपको मालूम है। R का नहीं मालूम था, R का मैंने आपको बता दिया। R की जो यूनिट होती है ओम होती है, ओमेगा से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है भाई। अच्छा आगे की बात करता हूं, तो देखिए आपका जो ग्राफ बनेगा,
वो V और I में बना रहे हैं हम, किस में बना रहे हैं, V एंड I में, किस में बना रहे हैं, V एंड I में। तो V ऊपर आ जाएगा, जो यहाँ पर लिखा होगा वो ऊपर आएगा, जो यहाँ पे वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो V एंड I में ग्राफ बना रहा है, तो जो इसका ग्राफ आता है वो बिल्कुल सीधा आता है। कैसा आता है, लीनियर। मैंने बोला ही था जब प्रोपोर्शनल होता है ना, जब प्रोपोर्शनलिटी साइन बीच में होता है तो ग्राफ हमेशा लीनियर आता है। क्या आता है, लीनियर। और ये जो लाइन होती है ना, इसका जो स्लोप होता है, जो इस ग्राफ का स्लोप होता है वो आपको रेजिस्टेंस देता है। क्या देता है, रेजिस्टेंस। टेन थीटा स्लोप, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, देखिए मैं मान के चलिए यहाँ को इसको ऐसे कर दूं, तो टेन थीटा क्या होता है मालूम आपको, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है, टेन थीटा होता है पी अपॉन बी। पी अपॉन बी, पी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर जो हो गया, और परपेंडिकुलर किसके सामने, इसके, तो इस पे काय की रीडिंग आएंगी, वोल्टेज की। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, वोल्टेज। और बी बेस ही हो गया नीचे इस वाली एक्सिस पर, तो इस पर रीडिंग तो करंट की आएंगी। तो ये क्या हो गया, आई। क्या हो गया, आई। तो टेन थीटा इज व्हाट, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ। ये वाला जो जा रहा है ना, दिस इज द स्लोप। ये क्या है भाई, स्लोप। क्या है, स्लोप। क्या है ये, स्लोप। तो सिंपल सा फंडा ये है कि जो v अपॉन आई कैसे आया, p अपॉन b करके, टेन थीटा इक्वल टू p अपॉन b। p is this perpendicular and perpendicular is parallel to this, and on this axis we will get the value of b. That's why I have put here b. And base is this, and this is the I axis, and here we will get the value of I. That's why I have written here I. और and v upon I is what, v upon I is r। ये ना दिख रहा होगा आपको। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा इज इक्वल टू r लिख सकता हूँ कि नहीं। और टेन थीटा क्या है, स्लोप है। टेन थीटा क्या है, स्लोप है। स्लोप ये रहा। तो ये जो स्लोप है ये आप किसको रिप्रेजेंट करेगा, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ में आ गई, बोलो बात समझ में आ गई। तो सिंपल सा फंडा ये है, आप किसी भी पॉइंट को पकड़ सकते हो, हर पॉइंट पर कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। लेट्स से दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। अगर आपको इस पॉइंट पर वैल्यू निकालनी है तो आप ऐसे डालिए, ऐसे डालिए। लेट्स से ये कोई वैल्यू आपको ग्राफ में दे रखी होगी, मान के चलो ये 2 वोल्ट दे रखी है, और मान के चलो ये आपको दे रखी है 1 एम्पियर। तो आपको सिंपल बोल देगा ए पॉइंट पर रेजिस्टेंस निकालिए। तो आपको कुछ नहीं करना, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है V अपॉन आई। तो V यहां से पता चल जाएगा, ये रहा V, ये रहा ना V, इसके सामने यही तो है V। तो V क्या हो जाएगा 2, और I ये दे रखा है इसी में 1। तो आपका वोल्ट 2 ओम क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। समझ में आई। देखिए आप किसी भी पॉइंट पर निकालिए, स्लोप में किसी भी पॉइंट पर आप रेजिस्टेंस निकालिए, आपको सेम वैल्यू ही मिलेगी। जैसे बी पॉइंट है, क्या है ये, बी पॉइंट है। देखिए एक बार 2 ओम आया तो ये हमेशा 2 ओम ही आएगा। तो जो बी पॉइंट है ना, इसको इस तरीके से होना पड़ेगा कि ये डिस्टेंस होगी, मतलब ये जो वोल्टेज होगा 4 होगा, और ये जो होगा आपका 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात। ये 4 वोल्ट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक ये वाला, और ये वाला हो जाएगा 2 एम्पियर। तो यहाँ पे दोबारा से आप करोगे तो फिर से 4/2 फिर से आपको क्या मिल जाएगा, 2 ओम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा भाई, 2 ओम मिल जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात। तो ये मैं आज यहीं पे खत्म करता हूँ। देखिए समझ में आ गया होगा वैसे तो, अगर नहीं भी आया होगा तो ग्राफ को हम फिर से कंटिन्यू करेंगे क्योंकि थोड़ा लेट हो रहा है आज। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।